नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का जो विषय है वो है जनजातीय क्षेत्र और ये कंप्लीट करेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा और मुझे विश्वास है कि मैं आपको इसको याद करवा दूंगा। ठीक है ना। बस आपको करना ही है कि अंत तक देखना, बस इतना काम कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर विश्वास रखिए कि आपके जो भी समय जो आने वाला है ये आपके लिए, जो इस वीडियो के अंदर आप देने वाले हो, जो भी टाइम दोगे बहुत ही काम का होगा और ये कैसे मान के चलो कि आपके लिए बहुत उपयोगी रहने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की जनजातियों में हम जब बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्या कि राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? किसके मामले में? जनजातियों के मामले में। ठीक है, जनजातियों के मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। दूसरी बात, राजस्थान में जनजातीय उप योजना, एक जनजातियों के लिए उप योजना शुरू हुई थी और वो योजना जो हुई वो कब से शुरू हुई? तो ये ध्यान रखना आपको 1974-75। अब याद कैसे रहेगा? 74 का मतलब होता है चौतरफा। 74 का मतलब क्या हुआ? चौतरफा। तो चौतरफा आदिवासियों के लिए या जनजातियों के लिए जो योजना बनी तो उसे क्या कहा गया? जनजातीय उप योजना। और ये चौतरफा मतलब 74 में लागू हुई। फिर हम बात करते हैं राजस्थान में जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना। मतलब इन्हीं जनजातियों के लिए जब सहकारी संघ की बात आई तो ये कब स्थापित हुई? तो उससे 2 साल बाद। मतलब इतना समझो कि 74 में चारों तरफ क्या बना? पहले उप योजना बनी। किसके लिए? वही जनजातियों के लिए उप योजना बनी और उसके बाद उनके लिए सहकारी संघ 2 साल बाद में बन गया, 76 में बन गया। फिर उसके बाद हम देखें कि आदिवासियों के लिए आजीविका आधारित है। मतलब सीधी सी बात है, तो सब अच्छी तरह आप जानते भी हैं, ये प्रश्न तो मैंने लिख दिया। वैसे आप सब जानते हैं कि आदिवासियों की जो आजीविका है ये आजीविका किस पर डिपेंड करती है? निश्चित रूप से कृषि पर निर्भर करती है, कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। तो आगे देखते हैं वह प्रथा जिसमें आदिवासी जातियों की पत्नी, आदिवासी जातियों की पत्नी का मतलब है कि किसी पुरुष की पत्नी, ठीक है, वो किसको? पति को छोड़ करके, पत्नी है वो पति को छोड़ करके किसी अन्य पुरुष के साथ, ठीक है, वो रहने लग जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नाता प्रथा। मतलब दूसरे के साथ नाता जोड़ ले तो उसे क्या कहते हैं? नाता प्रथा कहते हैं, जिसमें अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति के साथ या दूसरे पुरुष के साथ जीवन यापन शुरू कर देते हैं, तो इसे नाता प्रथा कहते हैं। आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? लीला मोरिया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लीला मोरिया संस्कार ये बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में आ चुका है लीला मोरिया के बारे में। तो ये विवाह के संबंध में है। किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित संस्कार माना जाता है। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं, जैसे लोकाई। लोकाई का जो है ये मृत्युभोज के संबंधित एक परंपरा है, जिसे क्या कहा जाता है? लोकाई कहा जाता है। मतलब लोगों को जिमाना, ठीक है ना, लोकाई, ठीक है, मृत्युभोज, लोग आए, लोकाई, ठीक। आदिवासियों की लोक देवी कंठेसरी। कंठेसरी मतलब ये क्या है कि इनकी देवी, इनकी आदिवासियों की किसके संबंध में? लोक देवी, यानी ज्यादातर आदिवासी इस देवी की पूजा करते हैं, यानी कंठे में ही रखते हैं, कंठ में ही रखते हैं उस देवी को। उसकी जो कुछ भी माला या कुछ बना करके कंठ में रखते हैं, कंठेसरी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो आदिवासियों की लोक देवी कंठेसरी माता को कहा जाता है। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में है। ध्यान रखना, क्या? गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्र के थे तो फेमस हैं, उनका नाम निश्चित रूप से जनजातीय विश्वविद्यालय में लगना ही था। और अब विश्वविद्यालय है कहाँ? तो बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा में याद रखने का तरीका सीधा सा है कि जनजातीय हाथ में क्या रखती हैं? बांस रखती हैं, ठीक है। तो और बांस के माध्यम से धनुष बनाना, तीर बनाना, ठीक है, ये सब कार्य करती है, इसलिए बांसवाड़ा इसके अंदर हम जोड़ के रख सकते हैं। तीरंदाजी खेल अकादमी माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान, ठीक है, आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। बस ये दोनों ध्यान रखना, उदयपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में तो जो है वो गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय है। और जब आपसे पूछा जाए कि माणिक्यलाल आदिम जाति शोध संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है, जहाँ पर तीरंदाजी खेल अकादमी स्थापित की गई है, तो वो है उदयपुर में, ठीक है ना। इन दोनों को आप अच्छे से याद रखना, माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर, मणि उदय हुई, ठीक। तो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर में स्थित है। तो मणि उदय हुई और गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, जनजातियाँ क्या करती है? अपने हाथ में बांस रखती हैं। खेल या तीरंदाजी पूछे आपसे
तो तीरंदाजी का ध्यान रखना, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान में ही स्थित है। क्या? तीरंदाजी खेल अकादमी, जो कि उदयपुर में स्थित है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान किससे संबंधित है? तो सीधा सा है, देखो नाम से मालूम पड़ेगा, स्पेशल कंपोनेंट, एस यानी स्पेशल और कंपोनेंट यानी सी। स्पेशल कंपोनेंट हो गया तो ये हो गया एससी। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति, ठीक है ना। एससी वाले जो लोग हैं ना, अनुसूचित जाति वाले, उनसे संबंधित क्या है? स्पेशल कंपोनेंट प्लान है। तो एस और सी से स्पेशल कंपोनेंट जोड़ लेना। तो क्या हो गया इसमें, जो जनजाति न होकर के ये क्या है? अनुसूचित जाति, ठीक है। कंपोनेंट प्लान किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति से है, जनजाति से नहीं है। मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है इसे कि बहुत से लोग इसे जनजाति से जोड़ लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्पेशल कंपोनेंट एससी से संबंधित है, न कि एसटी से। एकलव्य योजना जनजातीय छात्रों के लिए खेल प्रशिक्षण है। एकलव्य कौन थे? एकलव्य एक आदिवासी जनजाति के जो है वो एक महान योद्धा रहे हैं। तो उनके नाम से ही जो है ये जनजातीय छात्रों के लिए खेल प्रशिक्षण जो है वो स्थापित किया गया है। इसलिए क्या बोलते इसे? एकलव्य योजना, जनजातीय छात्रों के लिए खेल प्रशिक्षण। खेल प्रशिक्षण ध्यान रखना, एकलव्य खेल। फिर बड़ालिया, इसमें आपको ऑप्शन में तीरंदाजी मिलेगी, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? खेल प्रशिक्षण। कि आदिवासियों के लिए खेल प्रशिक्षण के संबंधित कार्य किसमें होता है? एकलव्य योजना में। फिर बात आती है बड़ालिया। बड़ालिया जैसे हमारे यहाँ पर या ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आपने देखा होगा कि बोलते बिचल्ला, मध्यस्थ, विवाह के संबंध। तो वहाँ जनजातियों में वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए जो मध्यस्थ होता है ना, उसे बड़ालिया कहा जाता है। कहाँ पर? जनजातीय क्षेत्रों में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे राजस्थान की जनजातियों के। अब हम जानेंगे कि राजस्थान की जनजातियां जो हैं वो राजस्थान में कहाँ कहाँ फैली हुई हैं और किस प्रकार से, या बोल सकते हैं कि कौन कौन से जिलों में है, उनकी पर्सनल परंपराएं उन अलग अलग जनजातियों की क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे। अब यहाँ से आगे हम चलेंगे, जनजातियों को पढ़ते हुए अलग अलग जनजातियों को हम पढ़ना शुरू करेंगे। उससे पहले एक फैक्ट रह गया, उस फैक्ट को क्लियर करते हैं। सर्वाधिक यानी जनजातियों में सर्वाधिक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो उदयपुर में सर्वाधिक पाई जाती है, उसके बाद में बांसवाड़ा में। नंबर 1 उदयपुर, नंबर 2 बांसवाड़ा। मैं कह सकता हूँ कि जब मैं दक्षिण राजस्थान में जाऊँगा तो पहले उदयपुर आएगा, उसके बाद बांसवाड़ा आएगा। तो पहले ही मुझे ज़्यादा जनजातियाँ मिल जाएंगी, उसके बाद में जनजातियाँ दूसरे नंबर पर कहाँ मिलेंगी? बांसवाड़ा में। उसी प्रकार में जब न्यूनतम की तरफ जाऊँगा तो ये पश्चिमी राजस्थान होगा, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान जो है उसके अंदर जंगल नहीं है। तो इनके लिए क्या है कि देखिए, जनजातियों के लिए 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जल, जंगल और ज़मीन। ये तीनों चीज़ें पश्चिमी राजस्थान में कम है। तो ऐसी ज़मीन तो खूब है, लेकिन जल और जंगल नहीं है, तो इसलिए वहाँ जनजातियों का काम बहुत कम है। इसलिए बीकानेर, नागौर, नंबर 1 बीकानेर और नंबर 2 नागौर। अब आप कह सकते हैं सर जैसलमेर, तो जैसलमेर में भी चलेंगे अभी थोड़ी देर बाद में, लेकिन एक बार इतना समझो कि उत्तरी और पश्चिमी जो राजस्थान है वहाँ लगभग जनजातियाँ कम है, जिसमें बीकानेर और नागौर प्रमुखता आपको ध्यान रखने हैं। फिर बात करेंगे हम मीणाओं की। अब यहाँ से हम जनजातियों को एक एक डिटेल पढ़ना शुरू करेंगे। उससे पहले एक प्रश्न और सामने रह गया, वो भी देख लेते हैं। सर्वाधिक केंद्रण वाला संभाग, अगर आपसे पूछा जाए कि किस संभाग में सर्वाधिक जनजातियां हैं, तो वो कौन सा होगा? उदयपुर। उदयपुर संभाग में सर्वाधिक संकेंद्रण है जनजातियों का। और ये निश्चित रूप से मैंने बताया, जहाँ जंगल जमीन ज़्यादा है तो वो नीचे की तरफ ही है वहाँ, इसलिए उदयपुर संभाग में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे मीणा, भील, इन दोनों के तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से इसमें से प्रश्न आएगा, और इस टॉपिक को क्लियर कर लेना, इसमें से एक प्रश्न निश्चित आना है, ठीक है ना। ध्यान से देखना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले, सर्वाधिक मीणा कहाँ पाए जाते हैं? तो भी बताया मैंने आपको, नीचे की तरफ जाओ, उदयपुर में नंबर 1, और फिर थोड़ा सा ये मीणाओं में पूर्व की तरफ आना पड़ेगा, किरोड़ी लाल जी की तरफ, क्योंकि किरोड़ी लाल जी और उनका जो समुदाय है वो वहाँ जयपुर के आसपास बहुत ज़्यादा है। तो दूसरे नंबर पे कहाँ है? जयपुर में। विद्यार्थियों में काफ़ी प्रिय हैं वो, और निश्चित रूप से जब कोई नेतृत्व करता, जब विद्यार्थियों के बारे में सोचता है, तो स्टूडेंट्स में लगाव निश्चित रूप से होना, और होना भी चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है। दूसरा, न्यूनतम की जब हम बात करें तो जैसलमेर और बाड़मेर, न्यूनतम में जैसलमेर बाड़मेर का जो क्षेत्र है वो आता है। तो सर्वाधिक और न्यूनतम की बात करें तो उदयपुर, जयपुर में सर्वाधिक है मीणा, और जैसलमेर बाड़मेर में क्या है? न्यूनतम पाए जाते हैं। निश्चित रूप से जनजातियां जैसलमेर बाड़मेर में क्या करेंगी, ठीक है, ये बात तो समझ में आएगी होगी। अब हम प्रकार की बात कर लेते हैं। तो 2 प्रकार की मीणा जनजाति में 2 प्रकार के समुदाय बने।
एक जमींदार और एक चौकीदार। ठीक है, अब जमींदार चौकीदार जो मीणा बने उनके अलग अलग काम थे, एक को पुराने बासी कहा गया, एक नए बासी कहा गया, ऐसे अलग अलग प्रकार के इनके बास भी बने। लेकिन ये जो दोनों थे उनके कार्य भी थोड़े अलग माने गए। जो जमींदार थे वो जमींदार मीणा ऐसा कहा गया कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में अपना शासन चलाते थे, जैसे जयपुर के आसपास के एरिया में इनका शासन पहले था, कछवाओं से पहले, ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं। इसी प्रकार चौकीदार जो उनका कार्य किया करते थे, तो वो जो मीणा क्षेत्र के अंदर इस प्रकार का विभाजन देखने को मिलता है। और जैसे हम जयपुर से नीचे की तरफ चलते हैं, जैसे टोंक से नीचे भीलवाड़ा और बूंदी हाड़ौती की तरफ, तब नीचे जब हम जाते हैं तो वहाँ एक अलग मीणा जो है वो जाति मिलती है, वो पडिहार मीणा, यानी ऐसे याद रख लो, पाड़ी चराने वाले मीणा। ठीक है ना, याद रखने के दृष्टिकोण से पडिहार मीणा। ठीक है, नीचे की तरफ से। तो वो जो तीन ये क्षेत्र में पाए जाते हैं, टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी में पाए जाते हैं। अब हम बात कर लें 1924 और 33 की, दोनों महत्वपूर्ण सन मीणाओं के बारे में महत्वपूर्ण है, इसलिए कि जब मीणाओं को एक आपराधिक जाति घोषित किया गया, उनको ये मानते हुए कि ये चोरी ज़्यादा करते हैं, तो वो तो था 1924 ट्राइबल एक्ट, और दूसरा 1933 में उनके सुधार के लिए जो प्रयास किया, सुधार समिति बनी, एक सभा बनी, तो वो जो बनी थी वो 1933 में बनी थी। मतलब सुधार के प्रयास 1933 में हुए और उनके ऊपर एक्ट बना जो सरकार के द्वारा कंट्रोल था मीणाओं के ऊपर, वो 1924 में, कि भाई 24 घंटे आप हमारी निगरानी में हो। अब उसके बाद हम बात करें तो ये तो क्लियर हो चुका आपका न्यूनतम जैसलमेर और दूसरा नंबर पर बाड़मेर। उससे आगे चलते हैं हम, सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है, तो मीणा है। ये दिखाई देता है क्योंकि पूरी राजस्थान में ये है और पूरी राजस्थान के अंदर इनका अच्छा खासा विकास है। आज भी जब दक्षिण राजस्थान यानी उदयपुर वाले जो मीणा है उनका आज भी उतना विकास नहीं हो पाया है, तो सर्वाधिक शिक्षित नहीं हुए वो। फिर राजस्थान के प्राचीनतम निवासी, यानी ये मैं कह सकता हूँ कि मीणा और मीणाओं के साथ भील, ये दोनों ही एक साथ बताए जाएंगे, क्योंकि इनका जब भी प्रमाण मिलता है ना तो उनका एक साथ मिलता है, भील और मीणाओं का। इसलिए भील और मीणा क्या है, राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति के रूप में जाने जाते हैं। मत्स्य पुराण में इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, इनके नाम से मालूम पड़ रहा है, मीणा, मीना और मत्स्य। ठीक है ना, तो शाब्दिक अर्थ भी मछली या मत्स्य या फिर मीन, और मीन से क्या बन गए, मीणा। इस प्रकार से इनका शब्द रहा है। तो इनका प्रमुख रूप से एक तरह से ये जो मत्स्य पुराण है, ये इनका, या मीन पुराण जो है वो इनका धार्मिक ग्रंथ भी है। गुरु की बात करें तो मगन सागर, इन्होंने इनको निर्देश दिया था और इनको जो है वो सुधारने के लिए भी खूब प्रयास मगन सागर जी ने किए थे, इसलिए गुरु मगन सागर के नाम से प्रसिद्ध रहे और ये इनको पूजा करते हैं। फिर मुखिया पटेल और देवता बुझ, मुखिया कौन क्या कहलाते हैं, इनके पटेल कहलाते हैं। अभी थोड़ी देर बाद में हम उनसे इनकी तुलना करेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन एक बार ध्यान रखिए कि मीणा लोग जो होते हैं वो उनका मुखिया पटेल बनता ही बनता है। पटेल मतलब पटेल का मतलब जानते हो ना कि नेतागिरी करने वाला, ठीक है ना, तो पटेल बनता है। देवता बुझ, ठीक है, देवता जो है वो इनके हैं बुझ के नाम से, बुझ देवता को पूजा करते हैं। फिर घर टापरा, मकान टापरा में रहते हैं ये, ठीक है ना, टापरा मतलब मकान को टापरा बोलते हैं। फिर उसके बाद में आता है पवित्र ग्रंथ मीन पुराण, जी तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मत्स्य पुराण या मीन पुराण का क्या है, पवित्र ग्रंथ, क्योंकि इनका नामकरण यहाँ से निकला है। गोडवाड़ के मीणाओं के इष्ट देव, गोडवाड़ कौन सा क्षेत्र है, आहोर जालोर से लेकर के नाली पाली तक का क्षेत्र गोडवाड़ कहलाता है, यानी लूणी नदी का क्षेत्र, लूणी नदी और उसके आसपास का क्षेत्र जो है वो जालोर और पाली के आसपास का वो क्षेत्र जो है वो गोडवाड़ कहलाता है। भूरिया बाबा के नाम से जाने जाते हैं, गौतमेश्वर या भूरिया बाबा के नाम से वो प्रसिद्ध होते हैं और इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं लोग। मतलब ये जो मीणा लोग हैं वो भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते, हो चाहे किसी खा जाए, ठीक है। गौतमेश्वर या भूरिया बाबा, भूरिया बाबा का दूसरा नाम क्या है, गौतमेश्वर, तो गौतमेश्वर या भूरिया बाबा की झूठी कसम ये नहीं खाते। कौन से मीणा, विशेष रूप से गोडवाड़ की मीणा। आगे हम बात करें मीणाओं का प्रयागराज किसे कहते हैं, तो ये कहा जाता है रामेश्वरम धाम। यह आपको अच्छी तरह से मालूम है, चंबल नदी और उसके चंबल उसमें जब बनास मिलती है और ये जो सवाई माधोपुर के अंदर रामेश्वरम नामक स्थान पर जो तीनों नदियों का संगम या त्रिकोण बनाते हैं, या बोल सकते हैं कि जलप्रपात वहाँ पर बनता है, वो सब चीज़ें जो हैं वहीं पर कौन सा है, प्रयागराज है इनका। रामेश्वरम में इनका क्या है, प्रयागराज। अब हम बात करते हैं विवाह के रस्म और विवाह के संबंध में, किनके, मीणाओं के। तो मीणाओं के अंदर 3 प्रकार के विवाह होते हैं, ब्रह्म, गंधर्व और राक्षस। तीनों विवाह वैसे भारतीय संस्कृति के जो 8 विवाह है उनमें से ही है, और उन 8 विवाहों में से ब्रह्म का मतलब है जो साधारण रूप से हिंदू विवाह होता है, दूसरा गंधर्व विवाह, इसे प्रेम विवाह कहते हैं, और राक्षस विवाह इसमें जो है जबरदस्ती या कैसे कि उठाकर के ले जाने वाला
विवाह आता है, तो ये भी इनके यहाँ जनजातीय रूप में प्रचलित है। अब बात कर ले अपन प्रथा की। तो प्रथा की जब हम बात करते हैं तो नाता, आटा साटा और मोरनी मांडना, मोरनी मांडना, ये 3 प्रकार की जो है वो इनके क्या है, प्रथा प्रचलित है। सबसे पहले हम बात करेंगे नाता की। नाता का मतलब मैंने कल भी बताया था, सॉरी इसी वीडियो में पहले जो है वो बताया था मैंने, कि नाता का मतलब है कि अब कोई भी स्त्री अपने पति को छोड़ करके दूसरे के साथ जीवन यापन करे तो नाता कह सकते हैं। दूसरा आटा साटा का मतलब है कि बच्ची दे करके और बच्चा लेना, या बच्चा दे करके बच्ची लेना, ठीक है, एक दूसरे के साथ विवाह संबंधों का जो है अदला बदली करना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आटा साटा। ठीक, ये ज़्यादातर राजस्थान में आज प्रचलित है, ठीक है ना। मोरनी मांडना, मोरनी मांडना, इसके ऊपर तो फिल्म भी बन रही, लोग फिल्म बना देते हैं, ठीक है, लेकिन ये कल्चर में आ चुका, अब ये निकलने वाला भी नहीं है। फिर मोरनी मांडना, मोरनी मांडना का मतलब क्या हो गया, मोरनी मांडना का मतलब है कि इस जनजाति के लोग यानी मीणा लोग जो हैं वो शरीर के ऊपर मोर की आकृति और मोरनी बनवाने की जो है एक परंपरा वो जो है इनके यहाँ प्रचलित है। तो इस प्रकार से मीणा जनजाति जो है, उसके बाद हम जब देखते हैं भील, तो जो कि इनसे जुड़े हुए हैं, जब भी इनका वर्णन आपको देखने को मिलेगा इतिहास के अंदर भील मीणा के रूप में देखने को मिलता है, ज्यादातर ये आपस में जुड़े हुए ही रहे हैं। अगर पूरी राजस्थान की मीणाओं को छोड़ दे तो उनका कल्चर भी लगभग दक्षिण राजस्थान के अंदर भीलों जैसा ही मीणाओं का देखने को मिलता है। अब हम यहाँ देख लें भील, तो राजस्थान में दूसरा स्थान है किनका, भीलों का, मीणाओं के बाद निश्चित रूप से। दूसरी बात, यहाँ पर इन भीलों का एक पंथ चलता है उंदरिया पंथ। उंदरिया जानते हो, उंदरिया, उंदरी मूसी को बोलते हैं, यानी उंदरी मूसी या कहीं चुईया, ठीक है, ये उंदरिया कहलाता है। तो उंदरिया पंथ के नाम से प्रसिद्ध है, उससे याद रख सकते हो आप। फिर उसके बाद में सर्वाधिक और न्यूनतम की बात करें तो भीलों की सर्वाधिक संख्या है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। अब तुलना करो, यहाँ क्या हमने देखा, मीणाओं की सर्वाधिक संख्या उदयपुर और जयपुर में है, नीचे उदयपुर जो प्रसिद्ध है, उधर जयपुरी प्रसिद्ध है, वहीं पर ये मीणा प्रसिद्ध है। और यहाँ भीलों की कोई प्रसिद्धि, वो तो जंगलों में रहते हैं विशेष रूप से ज़्यादातर, तो इसलिए बांसवाड़ा और डूंगरपुर, नीचे नीचे चले जाओ, बिल्कुल नीचे जाओ, बांसवाड़ा आखिरी में है, वहाँ मिलेंगे कौन आपको, भील सबसे ज़्यादा। उसे थोड़ा सा ऊपर डूंगर पे मिल जाएंगे तो डूंगरपुर, तो ये ज़्यादा नीचे जाने पर मिलते हैं कौन, भील। उसके बाद धौलपुर और झुंझुनू, ये पूरी राजस्थान बिल्कुल लास्ट कोना, एक लास्ट कोना नीचे और एक लास्ट कोना बिल्कुल पूर्व, ऐसे बिल्कुल निश्चित रूप से हम देख सकते हैं कि जब मैं राजस्थान के इस मैप की बात करूंगा तो यहाँ नीचे नीचे कौन है, बांसवाड़ा, और इधर इधर कौन है, धौलपुर। तो सर्वाधिक नीचे नीचे और सबसे कम यहाँ, तो मतलब कोने पकड़ लिए दोनों, ठीक है ना, यहाँ बांसवाड़ा और यहाँ धौलपुर, ये सर्वाधिक और ये न्यूनतम हो गया याद। अब हम देख लेते हैं आगे दूसरे नंबर पर झुंझुनू। झुंझुनू शेखावाटी के अंदर है और शेखावाटी में भी क्या है, भीलों की संख्या कम है। अब हम चलते हैं उत्पत्ति की तरफ, भील जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई और किससे मानी जाती है। तो द्रविड़ शब्द है एक बील, द्रविड़ शब्द बील से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। बील का अर्थ है तीर चलाने वाला, बील कौन है, तीर चलाने वाला। अब जो तीर चलाने वाला बील है, उस बील को, हालांकि ये लोग जो हैं वो उस बील से ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, मतलब आपको ये बोल सकता हूँ मैं कि उसको पसंद नहीं करते इस चीज़ को, क्यों, वो भी आगे मिलेगा आपको। तो उत्पत्ति के रूप में हम देखें तो द्रविड़ शब्द बील से इनकी उत्पत्ति हुई, मतलब द्रविड़ का एक शब्द था बील, और बील का मतलब क्या होता है, तीर चलाने वाला। अब हम यहाँ तो शाब्दिक अर्थ हो गया। अब उसके बाद में हम जो विवादित स्थिति थी वो ये कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया। जैसे मानव शास्त्रियों ने कहा कि ये मुंडा जाति से उत्पन्न हुए। किससे उत्पन्न हुई, ये मुंडा जाति से, ठीक है, मुंडा जाति से इनका उदय हुआ। ये बात कौन कहते हैं, मानव शास्त्री। जब भीलों के पूछा गया कि भाई आप कौन हो, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो महादेव के वंशज हैं, जाकर के देख लो महाभारत, और उसके अंदर जो है वो अर्जुन से महादेव शिव भील बन करके आते हैं और उसके सामने एक जो जंगली सुअर को लेकर के उनके विवाद होता है, तो वो विवाद जो है उसे साबित होता है कि भील कौन थे, महादेव के वंशज हैं। फिर उसके बाद में आते कर्नल जेम्स टोड की बात, तो वो कहते हैं कि भाई ये तो वनपुत्र होते हैं। कौन होते हैं, वनपुत्र। इस प्रकार से तीनों ही क्षेत्रों, तीनों से अलग अलग जानकारी मिलती है, लेकिन तीनों ही लगभग सही भी लगती है, ठीक है। ये ऐतिहासिक प्रमाण दिखाई देता है, मुंडा जाति से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये नहीं कि इनसे उत्पत्ति हुई हो। ये निश्चित रूप से ये भी पूरी की पूरी मुंडा जाति से भी प्राचीन प्रमाण इसके भी मिलते हैं।
कर्नल जेम्स टोड वनपुत्र कहेंगे ही, वन के अंदर है तो वनपुत्र ही कहेंगे, लेकिन तीनों नाम अलग अलग है। एग्जाम के दृष्टिकोण से तीनों प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। दो महत्वपूर्ण प्रश्न और हैं साइड में आपके लिए कि भीलों का लोकगीत जो है वो दो लोकगीत प्रसिद्ध है, एक सुवटिया और एक हमसीडो, और दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? सुवटिया और हमसीडो। सुवटिया में स है तो ये केवल स्त्रियों के लिए है सुवटिया, और ये केवल लोकगीत किसके लिए है? स्त्रियों का। और फिर उसके बाद में आता है हमसीडो। ठीक है ना, हमसीडो की जब हम बात करते हैं तो ये स्त्री और पुरुष दोनों, ये लोकगीत के साथ नृत्य भी है, ध्यान रहे, लोकगीत लोक नृत्य के रूप में दोनों जाने जाते हैं। तो हमसीडो में दोनों हम साथ साथ हैं, स्त्री और पुरुष दोनों साथ में नृत्य करते हैं, साथ में गाते हैं, तो ये हमसीडो है। तो सुवटिया और हमसीडो ये दो जो हैं प्रमुख रूप से लोकगीत पाए जाते हैं राजस्थान में। ये किनके? भीलों के। ठीक है ना, भीलों के लोकगीत हैं, दोनों अच्छी तरह से याद रखना इनको। अब एक चीज और देख लेते हैं, भोमट क्षेत्र, ये मेवाड़ के भीलों का क्षेत्र जो है, मेवाड़ में जो भील क्षेत्र उसे क्या कहते हैं? भोमट भील क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे याद होगा भी ऐसा मेरा मानना है। आगे हम देख लेते हैं वैवाहिक देवी भराड़ी। अब विवाह में क्या होता है कि ज्यादातर भरते हैं, जैसे भात भरना, ठीक है ना, मायरा जिसे बोलते हैं वो भरना, इसी प्रकार से बहुत कचौड़ा भरना, गोद भरना, कई चीजें जो है ये भरने से संबंधित ज्यादा होती है, किसमें? विवाह में। ठीक है, विवाह और उसके पश्चात। तो इस प्रकार ये भराड़ी माता को ज्यादा पूजते हैं, भरने वाली माता भराड़ी। भराड़ी माता किसकी देवी हो गई? वैवाहिक देवी। पथवारी माता पथरक्षक देवी। इसी प्रकार पाल। अब यहाँ एक बात समझना बड़ी महत्वपूर्ण है, उनके पारिवारिक जीवन या कहें कि उनके गांव का जो जीवन है उसके संबंध में कुछ शब्द प्रचलित हैं, और यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं और लगातार ही पूछे जाते हैं। तो इनको देखना, गांव पाल मतलब एक बहुत बड़ा पाल है, वो गांव है, और उस पाल के पास में फला लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो फला हो गया कुएं में। उसके बाद में कू का मतलब होता है घर। तो क्या बताया? पथवारी पाल बहुत बड़ा, उसका एक हिस्सा हो गया फला, और फल्ला का हो गया कोना। एक भाई जो पूरा पाल बिसा उसका कोना हो गया ना, तो कोने को क्या कहेंगे? कू, यानी वहाँ हो गया घर। और वहाँ कौन बैठा हुआ है? वहाँ गमेती यानी गाय बन करके एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो गांव का मुखिया है। तो ये क्रम से आप अच्छे से याद रख सकते हैं, पाल के एक हिस्सा फला, और फला के अंदर कू, और कू में गमेती। ठीक है, एक बार और देखोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, इनमें कुछ प्रथाएं परंपराएं प्रचलित है, कुछ उनके दैनिक जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कन्या का मूल्य, जैसे विवाह करते तो कन्या लेके आएंगे, तो उस कन्या का मूल्य दे के आएंगे, उस मूल्य को कहा जाता है दापा। क्या कहा जाता है? दापा। इसी प्रकार से फायरे रणघोष। ठीक है, जब युद्ध करते हैं तो वो रणघोष करते हैं फायरे का। ठीक है, तो फायरे किनमें प्रचलित है? भीलों में ही। इसी प्रकार पवित्र वृक्ष होता है उनका महुआ, और महुआ से प्राप्त होता है क्या? ताड़ी, यानी उनका रस, यानी वो ये कह सकते हैं कि दारू उनके लिए। ठीक है ना, दाढ़ी या महुआ बोलते हैं, महुआ की शराब होती है, पेय पदार्थ के रूप में वो पीते हैं। इसके बाद में मृत्युभोज काटा। मृत्युभोज को ये लोग जो है वो काटा के रूप में प्रसिद्ध है, मतलब मृत्युभोज को एक काटा मानते हैं। ठीक है, कि भाई समय काटने के लिए हमने क्या किया? मृत्युभोज कर लिया, इसलिए उसे काटा कहते हैं। उपचार विधि डाम, जब किसी के लगी तो उसको रोकने के लिए डाम करते हैं उसको। ठीक है, या ऐसा बोल दिए। बाकी वैसे तांत्रिक विद्या होती है, तांत्रिकों के पास जाना, झाड़ा फूंक करना, इसे वो लोग डाम कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आगे जो महत्वपूर्ण चीज है उसके अंदर एक होता है विवाह है, और विवाह के अंदर हम बोल सकते हैं कि उसमें जो मंडप होता है ना, विवाह का मंडप, उस विवाह के मंडप में ये लोग आम के पत्तों को सजाया जाता है। मतलब ये क्या करते हैं कि विवाह का जो पूरा मंडप है उसे पूरे मंडप को आम के पत्तों से सजाते हैं, उसे शुभ मानते हैं, और इनका पूरा मंडप जो है वो और चीज़ों से नहीं, आम के पत्तों से पूरी तरह से सजा हुआ रहता है। इसी प्रकार फिर जब तलाक की बात आती है तो भीलों के अंदर छेड़ा फाड़ना होता है। छेड़ा फाड़ना का मतलब है कि जो कपड़े जो औरत जो पहनी हुई है, जो मतलब बोल सकते हैं ऊपर की तरफ चुनरी जिसे बोल सकते हैं अपन, तो वो चुनरी या जो भी पहनी हुई है ऊपर की तरफ, उसको फाड़ करके ये साबित किया जाता है कि मैं आपसे जो है अलग हो रहा हूँ, इसे छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। उसके बाद में चीमाता जो है ये, और दजिया, ये कृषि की प्रणाली है भीलों की। मतलब विवाह और तलाक हो गया किसमें? भीलों में। विवाह को के अंदर आम के पत्ते काम लेते हैं, और तलाक को छेड़ा फाड़ना कहते हैं। कौन? भील। फिर दो होते हैं इनके कृषि के संबंधित तरीके, एक तो चीमाता और एक दजिया। चीमाता होता है कि जो पहाड़ होते हैं ना, उन पहाड़ों में वृक्षों को काट करके फिर उनको जला करके वहाँ खेती करते हैं,
वो तो होता है इनका क्या, चिमाता, वन जला करके फिर कृषि करते हैं। और दूसरा होता है दजिया। दजिया में क्या करते हैं ये लोग कि मैदानी क्षेत्र के अंदर जो है वो कृषि करते हैं। साधारण जो हम करते हैं वही जनजातीय क्षेत्र में होती है, उसे सादा को दजिया कहते हैं। मैदानी क्षेत्र में खेती करते हैं। दो शब्द बड़े फेमस हैं इनके यहाँ, एक पाडा और एक कांडी। पाडा का मतलब है पाडे की तरह मजबूत, ठीक है, तो वो क्या हो गया, ताकतवर, शक्तिशाली। और एक होता है कांडी। कांडी मतलब कमजोर, तीर की तरह, जो तीर का जो बाण होता है ना उसकी तरह, तो वो उसको बुरा मानते हैं कांडी को। और पाडा से वो खुश हो जाते हैं। पाडा उन्होंने कहते तो मतलब शक्तिशाली का है, और कांडी कहने का मतलब वो कहते हैं मुझे कमजोर का है, तक जो है शक्तिहीन कह दिया गया मुझे। फिर नृत्य, नृत्य की जब बात आती है तो इनके यहाँ सर्वाधिक गवरी नृत्य फेमस है। ध्यान रखना, भीलों का प्रसिद्ध नृत्य गवरी, और दो लोकगीत बताए, सुवटिया और हमसीडो। सुवटिया स्त्रियों का और हमसीडो स्त्री पुरुषों का होता है नृत्य गवरी। जब हम बात करें मेले की, तो मेले में ध्यान रखना बेणेश्वर मेला और घोटिया अम्बा। घोटिया अम्बा बांसवाड़ा और बेणेश्वर डूंगरपुर, ये दो प्रसिद्ध मेले किसके प्रसिद्ध हैं, ये प्रसिद्ध हैं भीलों के। तो मेरे हिसाब से आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ये कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। संभाग या बोल सकते हैं सॉरी, इसमें मीणा और उसके बाद में भील, इन दोनों में मेरे हिसाब से आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम चलते हैं जनजातियों के अंदर। जो दो जनजाति हमने पढ़ी, भील सबसे पहले हमने पढ़ा, मीणा दूसरे नंबर पे भील। दो महत्वपूर्ण थी, लेकिन उन महत्वपूर्ण के बाद यानी उनमें तो सामान्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा हार्ड प्रश्न पूछता है तो निश्चित रूप से यहां से प्रश्न बनते हैं, और यहां से प्रश्न जिसने सही कर दिया निश्चित रूप से उसने लीड ले ली। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको याद हो जाए, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे गरासिया जनजाति की। तो गरासिया जनजाति क्यों कर रहा हूं मैं सबसे पहले इसकी, क्योंकि उन दो के बाद तीसरा नंबर इसी का है। नंबर 3 किसका है, गरासिया का। उसके बाद ये लोग सर्वाधिक रहते कहाँ हैं, तो देखिए एक बात समझिए, सिरोही क्षेत्र जो है ना उसमें सर्वाधिक रहते हैं, और सिरोही में भी भाकर पट्टा, यानी सिरोही का पूर्वी भाग यानी उदयपुर की तरफ का भाग, और वहां पर जो सीधा कटक पड़ता है ऊपर से, मतलब माउंट आबू जो अरावली आबू पर्वतमाला है वहां से लेकर के सीधा नीचे की तरफ कटक जो आता है, उस कटक के अंदर यहाँ पे लोग सर्वाधिक रहते हैं। भाकर पट्टा उसे कहते हैं, वहां रहते हैं, और वहीं का सारा जो है क्षेत्र वो काम में लेते हैं। विशेष रूप से अगर मैं कहूँ कि मृत्यु के बाद में जो अस्थियां होती है वो भी लगभग वो वहीं पर जो नक्की झील है उसी के अंदर वो विसर्जित करते हैं, वही उनका सब कुछ है वो, ठीक है ना, वही भाकर सब कुछ है इनका, इसलिए इसे भाकर पट्टा के निवासी कहा जाता है। दूसरा डूंगरपुर। अब सिरोही के नीचे की तरफ चलेंगे आप सीधे उदयपुर होते हुए, तो डूंगरपुर के क्षेत्र में भी ये पाए जाते हैं, लेकिन उदयपुर में ज़्यादा नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि उदयपुर वो थोड़ा ऊपर पड़ गया, फिर नीचे सीधा सीधा आ जाते हैं, और डूंगरपुर में सर्वाधिक पाए जाते हैं दूसरे नंबर पर। पहला सिरोही और नंबर 2 पे डूंगरपुर। न्यूनतम की बात करें तो देखो न्यूनतम याद मत रखना, क्योंकि ज़्यादातर राजस्थान में नहीं पाए जाते, तो इसमें जीरो कहाँ पाए जाते हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक, बूंदी, इन सब में जीरो ही है, ठीक है ना, जीरो पर ही है। उत्पत्ति की जब हम बात करें तो गवास सबसे इनकी उत्पत्ति हुई है। किस सबसे उत्पत्ति हुई है, गवास सबसे इसकी उत्पत्ति हुई है। किसकी, गरासिया की। गैसे गरासिया और गैसे गवास से इनकी उत्पत्ति हुई, जिसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है सर्वेंट यानी नौकर, ठीक है ना, सर्वेंट इसका अर्थ होता है यानी नौकर, इसका अर्थ होता है गवास यानी नौकरी करने वाले। अब नौकरी करने वाले नौकर हैं, तो यहां इनका नाम क्या पड़ गया, गरासिया, ठीक है। उसके बाद पवित्र स्थान की बात करें तो मैंने बताया अभी नक्की झील माउंट आबू है, यहीं पर इनके अंतिम विसर्जन और सब कुछ, मतलब सबसे पवित्र स्थल ये नक्की झील को ही मानते हैं, क्योंकि उनके लिए तो उस क्षेत्र में सबसे पवित्र कौन हो गई, नक्की झील ही हो गई। बैचलर कंट्री के आदिवासी, मतलब सबसे ज्यादा ये लोग वो हैं जो सबसे ज्यादा अंधविश्वास रखते हैं, इसलिए सर्वाधिक अंधविश्वासी होने के कारण से इन्हें क्या कहते हैं, बैचलर यानी एक शिक्षित कंट्री यानी देश, शिक्षित देश के आदिवासी के नाम से इन्हें फेमस मतलब ये कर दिया गया है, ठीक है। और ये एक तरह से अंधविश्वासी ज्यादा है, इसलिए ऐसा कहा जाता है इनको, ठीक है। तो एक बार ये प्रश्न आया हुआ है कि गरासिया जनजाति को सर्वाधिक बैचलर कंट्री ऑफ आदिवासी क्यों कहते हैं, तो इसका उत्तर क्या था, सर्वाधिक अंधविश्वासी होने के कारण। देवता की हम जब बात करते हैं इनके अंदर गरासियों के देवता, तो घोड़ा बावजी प्रमुख देवता हैं। कई कई जगह आपको भाकर बावजी का नाम भी मिलता है, तो इतना ध्यान रखना कि भाकर बावजी का संबंध गरासिया जनजाति से है। भाकर यानी यही भाकर कटक, तो उसके बावजी यानी उसके मालिक, तो भाकर बावजी और घोड़ा बावजी ये क्या है, इनके देवता हैं। फिर उसके बाद विवाह की जब हम बात करते हैं
तो ये प्रेम विवाह में विश्वास ज़्यादा करते हैं, सर्वाधिक प्रेम विवाह होते हैं इनके। जो मेला होता है, मेले चूंकि इनके जो होते हैं उन मेलों के अंदर ही ये सारे कार्यक्रम यानी विवाह के संबंधित कार्य हो जाता है। मेले में प्रेम विवाह कोई मतलब एक तरह से चुन लेते हैं अपने जीवन साथी को और वहां पर उनको स्वीकार्य भी हो जाता है, ठीक है। तो सर्वाधिक प्रेम विवाह है यहाँ पे प्रचलित है और उनकी पारिवारिक रूप से उनका कोई समस्या नहीं आती है। फिर मोरिया बांधना, आटा साटा, पैरावना, ताड़ना और पलायन, ठीक है, ये प्रमुख इनकी पद्धतियां हैं विवाह की। कुल मिलाकर के प्रेम विवाह के प्रकार है ये ज्यादातर, ठीक है ना। मोरिया बांधना, ठीक है, जिसको पसंद आ गया उसके मोरिया बांध दिया। आटा साटा, ये तो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि पूरे राजस्थान में प्रचलित हो चुकी, ये अलग कंडीशन है। पैरावना और ताड़ना और पलायन, पलायन का मतलब लेके भाग जाना, और वो भाग जाने को सही मान लेते हैं वहाँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से विवाह का रूप यहाँ पर हो जाता है। अगली बात आती है अंतिम संस्कार की, तो ये भी इनकी अलग ही पद्धति है। अंतिम संस्कार जैसे मरते अंतिम संस्कार नहीं करते, ये 12 दिन तक वहीं पर घर पे रखते हैं और रखने के बाद जब उनका अंतिम संस्कार करते हैं 12वें दिन, उसके बाद वहाँ पर जो एक निर्माण किया जाता है, जो मृत्यु होती है ना वहीं पर, जैसे हमारे छतरी आदि बनाते हैं वैसे ही जहाँ मृत्यु होती है वहीं पर हुर्रे का निर्माण ये करते हैं, जो मृतक होता है उसके ऊपर ही, ठीक है, क्या करते हैं, हुर्रे का निर्माण। फिर उसके बाद में घर, इनका घर जो है वो गैर कहलाता है। किनका? गैसे गराशियार गैसे गेर, ध्यान रखना, गैसे स्टार्ट होता है इनका घर, ठीक। मुखिया सहलोत, क्योंकि सहरिया ये हैं क्या, सिरोही के हैं, ठीक है, ये कहाँ के हैं, सिरोही के, तो सह से सिरोही और सह से सहलोत, ठीक है ना। तो मुखिया कौन हो गए इनके, सहलोत। फिर सामूहिक कृषि, हावरी भावरी, अब वहाँ पर हरी भरी खेती करते हैं, है ना, मतलब सामूहिक खेती करते हैं, सब मिलके साथ में खेती करते हैं, हरी भरी खेती हो जाती है वो, तो इसलिए हावरी भावरी खेती के नाम से सामूहिक कृषि यहाँ की फेमस है। गांव फालिया, ध्यान रखना, भीलू में फालिया का मतलब है कि बस्ती, लेकिन इनके यहाँ फालिया का मतलब है गांव, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अनाज की कोठियाँ सोहरी, ठीक है, सारा सोर लाते हैं जितना भी होता है अनाज और उसको लाकर कोठे में डाल देते हैं, उसे क्या कर देते हैं, सोरी, मतलब सोर लाए, इकट्ठा कर लाए, सोहरी, अनाज की कोठियाँ क्या कहलाती हैं, सोहरी कहलाती हैं। तो इस प्रकार ये क्या था आपका, गरासिया जनजाति। कहने का मतलब गरासिया जनजाति को आप ऐसा देख सकते हैं कि माउंट आबू के आसपास रहती है और ये एक अंधविश्वास को ऊपर ज़्यादा ध्यान देने वाली जनजाति है, नक्की जिले के लिए पवित्र स्थान है और वहीं ये सब रहते हैं। उसी प्रकार के प्रश्न, और एक सबसे बड़ी विशेषता इनकी प्रेम विवाह भी मानी जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति शहर के बाहर रहते हैं ये, सहरिया मतलब शहर, और शहर से बाहर क्या है जनजाति, तो 12, शहर से 12, ठीक है ना, 12 नहीं बाहर। तो सर्वाधिक पिछड़ी हुई जनजाति ये सर्वाधिक अंधविश्वासी जनजाति, गराशिया गारे में खड़ी है, अंधविश्वासी ऐसे याद रखना। और सर्वाधिक पिछड़ी हुई सहरिया, शहर से बाहर है 12, शहर से सर्वाधिक कहाँ ये 12 में है, ठीक है ना, बाहर हैं, शहर से बाहर है, इसलिए क्या है, सर्वाधिक पिछड़े हुए हैं, ऐसे याद रख लेना। एकमात्र आदिम जनजाति, सर एकमात्र क्या ये, आदिम जनजाति, ध्यान रखना, भारत सरकार ने इस जनजाति को नाम ही सहरिया है, बल्कि सबसे ज्यादा आदिम जनजाति क्या दे रखा है, इसको नाम दे रखा है, किसने, भारत सरकार ने घोषित कर रखा है, भारत की सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति, आदिम जनजाति, क्योंकि सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई जनजाति यही है। दूसरे नंबर पे कोटा में पाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, 12 में। इनके गांव की बात करें तो सहरोल है, इनके सही सह से शुरू होता है, देखो सहरिया, सहरोल, सहराना, ठीक है, सब सह से है। बस एक ही ध्यान रखना, क्या, कि जब शहर से बाहर निकलते हैं तो करते क्या है, इनके मुखिया क्या करते हैं, कोतवाली का काम करते हैं, क्योंकि शहर से बाहर तो निकल गए तो फिर सुरक्षा करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, कोतवाली। तो सहरिया वाले जो मुखिया हैं वो कोतवाली करते हैं, बाकी इनका सबका सह से स्टार्ट होता है, गांव सहरोल, बस्ती सहराना। और थोड़ा सा तुलना करेंगे तो यहाँ आ जाओ, मुखिया सहलोत है यहाँ, तो देखो यहाँ मुखिया सहलोत है, वो ये जो सहलोत है इसका संबंध ये मान लीजिए, इसको कैसे याद रखोगे, क्योंकि उसमें इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैंने बताया कि शहर से बाहर निकलेंगे तो वहां पर कोतवाली करनी पड़ेगी, तो मुखिया ही करेगा कोतवाली। और यहाँ सहलोत, ठीक है ना, सहलोत मतलब ये कि सहने का काम, गराशिया गारे को सहने की क्षमता इनके एक मुखिया में ही है, तो गराशिया गारा और ये सहलिया, ठीक है ना, सहलोत, ये ध्यान रखना, अंतर अच्छी तरह से याद रखना। बाकी इनमें सह से स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। गांव सहरोल, और ये सहरोल है, और ये क्या है देखो सहलोत, इनका भी ध्यान रखना, यहां भी गड़बड़ मत कर देना।
फिर है चौरसिया पंच और पंचायत। चौरसिया पंच और पंचायत, अब देखना, देखो चौरसिया पंच, इनकी पंचायत का जो मुखिया होता है ना, उस पंचायत के मुखिया को और इस पूरी पंचायत को क्या कहते हैं, उस पूरी पंचायत को कहते हैं सॉरी चौरसिया पंच कहते हैं ये, ठीक है ना। मतलब चारों तरफ पंच बैठे हैं तो चौरसिया पंच, ठीक है। पंचायत को क्या कहते हैं, चौरसिया पंच। फिर झोपड़ी, झोपड़ी की बात करें तो गोपन, कोरवा और टोपा, ठीक है ना। टोपा, कोरवा और गोपन, गोपना बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब झोपड़ी के नाम है ये गोपना। टोपी ऊपर रख दी, चारों तरफ से मकान बनाकर के ऊपर टोपी रख दी तो टोपा हो गया। कोरवा भी कहते हैं उसे और गोपना भी कहते हैं, उसमें गोप हो जाते हैं, गुप्त हो जाते हैं, इसलिए उसे गोपना भी कहते हैं झोपड़ी। साफा की बात करें तो खपटा, ठीक है ना। साफा क्या है इनका, खपटा, ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, साफा खपटा, ठीक है ना। मतलब उस साफे में ही खप जाता है सब कुछ, उनका जो दिमाग है ना वो किस में खप गया, साफे में ही खप गया, इसलिए ध्यान रखना साफा खपटा। और इसलिए क्या ये सर्वाधिक पिछड़े हुए रह गए, ऐसे याद रख लेना। गुरु वाल्मीकि जी, ठीक है, इनके गुरु कौन है, भगवान वाल्मीकि। और देवता तेजा जी याद रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आदि जो रामायण के प्रारंभिक रचयिता वाल्मीकि जी, और दूसरे गुरु के बाद देवता तेजा जी। ये ध्यान रखना, खुद चाहे कितने पिछड़े हुए हों लेकिन देवता और गुरु जी बहुत ऊंचे लोगों को ही अपनाया, ठीक है। गुरु वाल्मीकि जी जिन्होंने सबसे पहले रामायण की रचना की, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है, संस्कृत में रामायण लिख दी थी। देवता तेजा जी राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में से एक है। कुलदेवी कोडिया, कुलदेवी कौन है, कोडिया, तो इनको भी ये पूजते हैं, ध्यान रखना, कुलदेवी कोडिया। मतलब कहाँ, यहाँ से कोड़ी प्राप्त करते हैं, पैसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, किससे, कुलदेवी से। कौन, ये सहरिया, ठीक है ना। सहरिया यानी शहर में क्या चलती है, कोड़ी, ऐसे याद रख लेना। फिर आता है मेला। मेले की बात करें तो सहरिया जनजाति में कपिलधारा और सीताबड़ी दोनों की दोनों कहाँ मेले बढ़ते हैं, 12 में। कपिल और सीताबाड़ी का मेला और कपिलधारा का मेला, ये दोनों ही कहाँ पड़ते हैं, 12 में, ठीक। तो बाहर ही है सरस, वो 12 में रहते हैं, तो 12 के तो दो ही प्रमुख स्थान है, सीताबाड़ी 12 और कपिलधारा 12, तो ये निश्चित रूप से याद रह जाएगा। सहरियाओं का कुंभ सीताबाड़ी को कहते हैं, ये आपको मालूम है। धारी संस्कार, धारी संस्कार का मतलब होता है कि ये पुनर्जन्म का अनुमान लगा लेते हैं कि अगली बार तेरा क्या जन्म होगा या तू पिछली बार क्या था, ऐसा अनुमान लगाने को क्या कहते हैं, धारी संस्कार कहते हैं। और ये किस में प्रचलित है, सर्वाधिक पिछड़ी हुई जनजाति सहरिया जनजाति में प्रचलित है। तो क्लियर हो गया होगा इस चित्र से, जो कि आदिम जनजाति है और ये कहाँ रहती है, सहरिया शहर से बाहर रहते हैं, ऐसे याद रखना। फिर हम बात करते हैं डामोर की। डामोर का डै और डूंगरपुर का भी डै, तो डामोर डूंगरपुर, डै से डामोर, डै से डूंगरपुर में सर्वाधिक पाए जाती है। कौन सी जनजाति, डामोर जनजाति। सिमलवाड़ा पंचायत है इसकी, ठीक है ना। डूंगर पे क्या लगता है, शी लगता है, ऐसे याद रखना। बांसवाड़ा डूंगरपुर के पास क्या पड़ता है, बांसवाड़ा, तो डै से डामोर, डै से डूंगरपुर में सर्वाधिक है, नीचे बांसवाड़ा में है। मुख्य व्यवसाय की बात करें तो इनका मुख्य व्यवसाय डूंगर के ऊपर क्या बजाते हैं, गाना बजाते हैं, तो मुख्य डूंगर पे गाना बजाना इनका क्या है, मुख्य व्यवसाय है। गांव फला, गांव क्या है इनका, फला गांव है, ठीक है। मैंने बताया था भीलू का जो मोहल्ला होता है उसे फला कहते हैं और इनके गांव को फला कहते हैं, ठीक है ना, याद रह जाएगा। उसके बाद में मुखिया, मुखी किनका, डामोर का। डूंगर के ऊपर मुखी, मुख खोल करके बैठा हुआ है, कौन, मुखिया, चारों तरफ देखता रहता है। डूंगर पे मुखिया मुख खोल के बैठा है, याद रखना। पुरुष गहने पहनते हैं, कहाँ पर, डूंगर पे खड़े होकर के या डूंगर पे बैठ करके क्या पहनते हैं, महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो डूंगर पे रहते हैं इसलिए उनको अपना प्रदर्शन करना होता है, इसलिए कपड़े बहुत बढ़िया पहनते हैं, गहने वहने पहनते हैं। गुप्त विवाह निषेध, इनके यहाँ पर गुप्त विवाह नहीं है, क्योंकि वो डूंगर पे खड़े हो गए तो गुप्त विवाह कहाँ से होगा, ओपन ही होना चाहिए विवाह तो डूंगरपुर में डामोर जनजाति और उसके संबंधित ये सारी चीजें थी। और इसी प्रकार गरासिया की रेवड़ी, या सॉरी ग्यारस की रेवड़ी, ग्यारस आती है, 11, 12, 10 है, तो उसी प्रकार से 11 की रेवड़ी बनाते हैं डूंगरपुर में। और छेलाबावजी जो कि पंचमहल गुजरात में है, ये 2 प्रमुख इनके मेले हैं। तो जब ये मतलब ये जो पुरुष जो हैं वो गहने पहनते हैं तो छेले बनते हैं, तो छेलाबावजी हो गया। और ये तो गुजरात जाते हैं फिर छेले बन करके, तो छेलाबावजी गुजरात पंचमहल और 11 की रेवड़ी डूंगरपुर में ही बना लेते हैं, मतलब रेवड़ी इस डूंगर के ऊपर ही तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार डामोर डूंगरपुर से जोड़ करके, और डूंगर पे क्या क्या होता है वो सारी चीजें किस में आएंगी, डामोर जनजाति में। उसके बाद हम देखेंगे कथोड़ी जनजाति।
कथोड़ी यानी कत्था, ठीक है ना, कत्थे से जो प्राप्त करे, यानी कत्थे से जो चीज़ें प्राप्त करने वाली जनजाति है वो कथोड़ी जनजाति है। और वो जनजाति कहाँ से आई? महाराष्ट्र से आई। कहाँ से आई? मूल रूप से महाराष्ट्र से आए और सर्वाधिक उदयपुर में पाए जाते हैं और फिर उसके बाद डूंगरपुर में, ठीक है ना। मतलब वहाँ पर तो उदय हुए एकदम से राजस्थान में आकर, तो कहाँ से उदय होकर आए? गुजरात से, सॉरी महाराष्ट्र से यहाँ आकर के उदय हो गए। तो उदयपुर में सर्वाधिक कौन? कथोड़ी। तो कत्था क्या हो गया यहाँ पर? उदय करने वाले। उदयपुर में आए क्या करने वाले? कत्थे को उदय करने वाले। अब कत्थे से क्या, पहले कत्थे को देख लेते हैं। देखो, हांडी प्रणाली से कत्था प्राप्त करते थे, ठीक है ना। हांडी प्रणाली के माध्यम हांडी बांध देते थे उसके ऊपर कत्थे प्राप्त करने के लिए पेड़ के, और उससे कत्था प्राप्त करते थे। तो हांडी प्रणाली से कत्था प्राप्त करने के लिए फेमस है, इसलिए कथोड़ी जनजाति ने कहते हैं। और उदयपुर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। पति पत्नी, फिर अब वो पेड़ के तो कत्था प्राप्त करने के लिए बांध ही दिया हांडी को, उसके बाद में पति पत्नी बैठ करके शराब पीते थे, इसलिए ये क्या हो गया? पति पत्नी शराब पीते हैं। फिर फड़का, अब जो महिला है ना वो मराठी साड़ी, क्योंकि महाराष्ट्र से है तो मराठी साड़ी पहनेगी। फिर हांडी प्रणाली होएगी। नेता नायक, और वो जो उनका नेता होगा वो क्या बन जाएगा? नायक बन जाएगा। और ये लोग वहाँ बैठ करके फिर बंदर का मांस बड़े चाव से खाते हैं। मतलब कत्था बनाते बनाते ही सारा काम कर लेते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? कथोड़ी जनजाति के लोग कहते हैं, ठीक है ना। बंदर का मांस चाव से खाते हैं, ध्यान रखना। कत्था बनाते समय कत्थे को पेड़ के बीच में डिस्टर्ब न करे बंदर, इसलिए उसको मार करके उसका क्या खा लेते हैं? ये मांस खा लेते हैं। तो ये आपका हो गया राजस्थान की जनजातियों के संबंधित कंसेप्ट। इसमें 2 चीजें रह गई, उनको भी करेंगे, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आखिर में 2 महत्वपूर्ण जनजातियां और देख लेते हैं, एक कंजर और दूसरी सांसी। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ी डिफरेंट भी हैं और पूरे राजस्थान में बिखरे हुए रूप में पाई जाती है, स्थिर रूप में कहीं नहीं पाई जाती। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंजर जनजाति को। ये मुख्य रूप से घुमक्कड़ जनजाति है। दूसरी, ये हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में पाई जाती है। मृतक के मुख में ये लोग शराब, मतलब जैसे गंगाजल डालते हैं ना, वैसे शराब डालते हैं मृतक के मुख में, ठीक है ना। ये ऐसा इस प्रजाति के अंदर पाया जाता है, जनजाति में पाया जाता है। ये अपराध करने से पूर्व, थोड़ी अपराधी प्रजाति है, तो अपराध करने से पूर्व जो है वो पाती मांगते हैं। ये पाती मांगने का मतलब है कि ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। वो ईश्वर कौन कौन से? एक तो हनुमान जी की पूजा करते हैं और एक चौथ माता की, कि भाई हमारी सुरक्षा करना। ऐसा करके इन ईश्वर से जो है वो पाती, भाई हमारी पाती है, जो भी धन लेके आ रहे हैं उसमें से हमारी पाती है, इसलिए हम ले रहे हैं। ये कह के जाते हैं किसको? हनुमान जी को और चौथ माता को। फिर हाकिम राज का प्याला पी करके झूठ नहीं बोलते, ठीक है। जैसे मीणा लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते, ठीक है। गोडवाड़ की मीणा जिस प्रकार से जो है वो भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते, वैसे ही हाकिम राज का प्याला पी करके ये लोग झूठ नहीं बोलते। इसी प्रकार से आगे चले अपन तो घर के किवाड़ भी नहीं रखते, क्योंकि जब चोरी करने जाएंगे तो किवाड़ किस काम का? भागने के लिए चाहिए होता है इनको, ठीक है। तो घर के किवाड़ भी नहीं रखते ये, क्योंकि चोर के तो यहाँ चोरी करने के लिए कोई आएगा नहीं और खुद को भागने के लिए चाहिए। फिर मुखिया पटेल, मुखिया क्या कहलाता है? ये पटेल। जैसे मैंने बताया था मीणाओं का मुखिया भी कौन होता है? पटेल। चक्री नृत्य, चक्री नृत्य की हम बात करें तो ये ध्यान रखना, इस जनजाति में महिलाएं सर्वाधिक सुंदर होती हैं और इनका एक प्रसिद्ध, सर्वाधिक सुंदर का मतलब है सभी जनजातियों में प्रसिद्ध, ठीक है। सभी जनजातियों की तुलनात्मक रूप से देखें, वरना तो कोई फिक्स तो होता नहीं है, लेकिन तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो इस जनजाति की महिलाएं अपेक्षाकृत अन्य जनजातियों से ज़्यादा सुंदर पाई जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। और चक्री नृत्य जो है वो इस जनजाति का बहुत प्रसिद्ध है। ये ध्यान रखना कि इसका कंजर जाति का चक्री नृत्य बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। इसी प्रकार फिर हम सांसी जनजाति की बात करें तो ये भरतपुर में सर्वाधिक पाई जाती है। मैं फिर कह दूं कि ये 2 फैक्ट सिर्फ याद रखने के लिए हैं, लेकिन अगर एक्यूरेट में कहूँ, हाड़ौती के अंदर ये जो है सर्वाधिक कंजर जनजाति पाई जाती है और भरतपुर में सर्वाधिक सांसी जनजाति, ठीक है। सांस भर गया, सांस तो भर जाता है, तो भरतपुर सांसी तो, और कंजर हाड़ौती, ठीक है ना। कंजर जनजाति कहाँ है? हाड़ौती। कहा, कहा मतलब कैसे कंजर, और हा यानी हाड़ौती। कहा गया कि कंजर कहाँ है? हाड़ौती में, तो कहा हो गया। तो ये दोनों हो गए, लेकिन फिर भी मैं बता दूं पूरे राजस्थान में बिखरे हुए रूप में ही वास्तव में पाए जाते हैं। उपजाति, एग्जाम में तो ये बताना ही है ना आपको, लेकिन ध्यान रखने के दृष्टिकोण से कि ये बिखरे हुए हैं। उपजाति, उपजाति की बात करें तो बीजा और माला, ये 2 क्या पाई जाती है? उपजाति पाई जाती हैं। कुकड़ी रस्म किस जनजाति में पाई जाती है? सांसी जनजाति में पाई जाती है। स्त्रियों का सतीत्व जानने के लिए ये रस्म काम में ली जाती है। हरिजनों को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं ये लोग।
कौन? सांसी। और विधवा विवाह इनमें नहीं होता है। सांसियों के अंदर चोरी जो है और चोरी की विद्या, विधवा इसलिए नहीं होते क्योंकि ये स्त्री सतीत्व तो बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं, इसलिए विधवा विवाह इनके यहाँ होते नहीं है, और चोरी कोई विद्या मानते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसमें ध्यान रख सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है ज्यादा। हरिजनों से श्रेष्ठ, हरिजनों को अपने श्रेष्ठ मानने वाली जाति कौन सी है? सांसी। ये ध्यान रख लेना। एक जनजाति और है बावरिया, ये भी राजस्थान में जगह जगह पाई जाती है, लेकिन इसके संबंधी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते लगे नहीं मुझे, इसलिए मैंने इसमें नहीं बताया। फिर भी आप जहां से मैटर मिले जरूर पढ़ें। ठीक है, ये मेरी तरफ से अधिकतम प्रयास था और मुझे लगता है कि इसमें आपको अधिकतम क्वेश्चंस आपके यहाँ पर मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।